गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सकोच पटो चैटर्जी और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्रैक। आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 द ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर्स के पार्ट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने आसियान और यूरोपियन यूनियन के बारे में चर्चा की थी, तो आज हम लोग द राइज ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी से कंटिन्यू करने वाले हैं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स बिगिन। द राइज ऑफ द चाइनीज़ इकोनॉमी। सो हम लोग अभी अपना जो ध्यान है ना, that shifted to the third major alternative center of power and that would be our immediate neighbor China। जो अगले पेज में कार्टून दिया गया है, that sums up the current mood of all over the world about the rise of China as an economic power। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब आप जब चाइना के बारे में सोचो तो आपके दिमाग में दो चीज़ें आती है, एक होता है ड्रैगन, दूसरा होता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो यही दो सिम्बल्स है फॉर द मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद चाइना। तो मतलब यही बात है, ये जो तो ग्रेट वॉल और ड्रैगन का सिंबल है, ये दोनों ही मतलब यूजुअली चाइना से एसोसिएट किए जाते हैं। तो दिस कार्टून यूजेस बोथ दीज टू डिपिक्ट चाइनाज इकोनॉमिक राइज। व्हाट डू यू थिंक इज द लिटिल मैन इन कार्टून, कैन ही स्टॉप द चाइनीज ड्रैगन। तो मतलब यही आप बोल सकते हो कि जो चाइनीज इकोनॉमी है, ये मतलब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के जितनी बड़ी और उसके ड्रैगन जितनी फायरी वे में ना, एक तरह से बहुत स्विफ्टली और क्विकली पूरे वर्ल्ड में एक सुपर पावर की तरह चाइना को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी। बट यू कैन सी ओवर हियर एक छोटा सा आदमी सूट पहन के है, तो आप ये कह सकते हो कि शायद से इसको कैपिटलिज्म अपोज कर रहे हैं, कैपिटलिज्म का सिंबल हो या फिर जिसका सिंबल है। हम लोग इसके बारे में चैप्टर में और चर्चा करेंगे। चाइनाज इकोनॉमिक सक्सेस सिंस द 1978 हैज़ बीन लिंक्ड टू इट्स राइज एज अ ग्रेट पावर। China has been the fastest growing economy since the reforms that first began there. It is projected to overtake the US, जो मतलब आप बोल सकते हो ग्लोबल लीडर है, वर्ल्ड का नंबर 1 सुपर पावर है, वो उसको ओवरटेक करने के सपने देख रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसको कि इट विल ओवरटेक USA टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय द 2040। तो मतलब आप कह सकते हो कि और मतलब 19 से 20 सालों के अंदर अंदर चाइना यूएस को ओवरटेक कर लेगा टू बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। इट्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इनटू द रीजन्स मेक इट द ड्राइवर ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ। तो मतलब ये जो आप मतलब कह सकते हो कि मतलब इनके सपने थे पहले कि ऐसा चाइना और इंडिया दोनों मिलकर ना ईस्ट एशिया के मतलब ग्रोथ के लिए जो टाइगर्स होंगे या फिर जो उनके सिंबल्स होंगे, रोल मॉडल होंगे, ये वैसे बनेंगे। बट एक्चुअली आप कह सकते हो कि जो ड्राइवर सीट में बैठा है ना, वो चाइना है, thereby giving it enormous influence in the regional affairs. The strength of its economy, together with another factors such as the population, land, mass, resources, regional location and political influence, adds to its power in significant ways. After the inception of the People's Republic of China in 1949, following the Communist Revolution under the leadership of Mao, इट्स इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन सोवियत मॉडल। तो जब तक मतलब चाइना आप बोल सकते हो माओ के अंडर था, तब तक ना उसका जो इकोनॉमी मॉडल था दैट वाज बेस्ड ऑन सोवियत मॉडल। बट उसके बाद चेंजेस आने लगे और वो लोग सोवियत यूनियन के मॉडल को फॉलो नहीं करने को ज़्यादा बेहतर मानने लगे, बिकॉज सोवियत ने अपने जब आप बोल सकते हो यूएस के साथ कोलैप्स हुआ था, तब उन लोगों ने एक तरह से शॉक थेरेपी को और अपने बैकवर्ड मॉडल जो इकोनॉमी का थोड़ा सा पिछड़ा हुआ मॉडल था उसको ब्लेम किया गया था। तो इस चीज़ को ना होने से रोकने के लिए चाइनीज़ ने कभी उस चीज़ को आगे फॉलो नहीं किया। द इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना चोज टू सीवियर इट्स लिंक्स विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। तो जब तक वो सोवियत मॉडल को एक्सेप्ट करके उसके फॉलो कर रहा था, तब तक जो मतलब कम्युनिस्ट चाइना था उसने कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से अपने सारे लिंक्स और ताल्लुकात तोड़ दिए थे। इट हैड लिटिल चॉइस बट टू फॉल बैक ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज। तो जैसे सोवियत यूनियन का एक टाइम आया था कि वो खुद ही सब कुछ प्रोड्यूस करता था, उसी का जो सरप्लस होता था उसको मार्केट में बेच के फॉरेन इनकम लाता था, मतलब फॉरेन एक्सचेंज में करेंसी, या फिर वो खुद के लोगों का पालन पोषण करता था उस पैसों से या फिर उन रिसोर्सेज से। तो ये सेम चीज़ें आप चाइना में देख सकते थे कि उसके पास कोई चॉइस नहीं रह गया था, उसको अपने सारे रिसोर्सेज के ऊपर ही वापस आना पड़ा था। एंड फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑन द सोवियत एड एंड एडवाइस। तो ऐसा भी वक्त आया था जब चाइना चल रहा था ऑन सोवियत एड एंड हेल्प। The model was to create a state-owned heavy industry sector from the capitalist. The model was to create a state-owned heavy industry sector from the capital accumulated from the agriculture, which was basically the primary sector, as it was short of foreign exchange that it needed
in order to buy technology and goods on the world market. China now decided to substitute imports by domestic goods. This model now allowed China to use its resources to establish the foundations of an industrial economy on a scale that had never existed before. Employment and social welfare was assured to each and every citizen. तो जब चाइना का ये एक स्केल में वो अपना फाउंडेशंस क्रिएट कर रहा था, अपना मॉडल, इकोनॉमी मॉडल, वो एक टाइम पे ऐसा इंडस्ट्रियल इकोनॉमी क्रिएट करने जा रहा था, इस स्केल में ना कभी पहले ऐसा कुछ देखा नहीं गया था। तो उन्होंने साथ ही साथ अपने सिटीजन्स को, हर एक सिटीज़न को एम्प्लॉयमेंट और सोशल वेलफेयर को अश्योर किया था कि हर बंदे को एक एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और उसकी जो सोशल वेलबींग होगी वो चाइना खुद अश्योर करेगी। China moved ahead of most developing countries in educating its citizens and ensuring better health for them. The economy also grew at a respectable rate of 5 to 6%, but an annual growth of 2 to 3% in population meant that economic growth was insufficient to meet the needs of a growing population. जैसे कि मतलब आप बोलोगे कि मतलब इकोनॉमी तो 5 to 6% में ग्रो कर रही थी, बट सिमिलरली 2 to 3% में पर ईयर आपका पॉपुलेशन भी ग्रो कर रहा था, जिस कारण ये इकोनॉमी इस बड़े से पॉपुलेशन को सफाइस नहीं करती थी, ना कि उसके नीड्स को पूरा कर पाती। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वाज नाउ नॉट सफिशिएंट टू जनरेट अ सरप्लस फॉर द इंडस्ट्रीज। तो मतलब ऐसा टाइम आ गया था कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस थे ये वहाँ के डोमेस्टिक नीड्स को ही पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो इंडस्ट्रीज के लिए सरप्लस कैसे जनरेट होगा। आपने चैप्टर 2 में ना हमने जब डिस्कस किया था द क्राइसिस ऑफ द स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी इन यूएसएसआर, तो मतलब यूएसएसआर के थोड़े बहुत क्राइसिस के बारे में चर्चा कर रहे थे। ऐसे ही एक सिमिलर क्राइसिस हमने देखा था चाइना में। इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज नॉट ग्रोइंग फास्ट इनफ एंड इट्स इंटरनेशनल ट्रेड वॉज मिनिमल एंड द पर कैपिटल इनकम वॉज ऑल्सो वेरी लो। तो एक ऐसा ही क्राइसिस जैसे हमने पहले चैप्टर 2 में यूएसएसआर में देखा था, अभी हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा सेम क्राइसिस ही चाइना में भी था, जब उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत कम गया था और पर कैपिटा इनकम तो बहुत कम हो ही चुका था। द चाइनीज लीडरशिप टुक मेजर पॉलिसी डिसीजंस इन द 1970s. China now ended its political and economic isolation with the establishment of relations with United States in 1972. Premier Zhou Enlai proposed the 4 modernizations. तो ये Zhou Enlai ने जो 4 modernization का proposal दिया था, what were these 4 modernizations? Modernizations in the field of agriculture, industry, science and technology and military. और ये सब हुआ था in 1973. By the end of 1978, the then leader Deng Xiaoping announced the open door policy and economic reforms in China. तो Deng Xiaoping ने by 1978 क्या अनाउंस कर दिया? एंड ओपन डोर पॉलिसी की मतलब चाइना के डोर सबके लिए खुले, जिनको यहाँ पे इन्वेस्ट या बिजनेस करना है आप सब यहाँ पे आ सकते हो। एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, द पॉलिसी वॉज टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड। मैंने आपको बोला कि दरवाजे खुले, जिनको यहाँ पे इन्वेस्ट करना आप यहाँ पे आ सकते हो या फिर जिसको यहाँ पे बिजनेस करना है। China followed its own part in introducing a market economy. The Chinese did not go for a shock therapy, but now opened their economy step by step. तो shock therapy के जैसे एक स्ट्रिक्ट सा लॉ नहीं क्रिएट कर दिया, ऐसा इकोनॉमी में चेंजेस नहीं लाए जो मतलब आप कह सकते हो कि आपके भले के लिए, पर आपको मतलब पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ इसको लेना होगा, आपको इसको हजम करने में टाइम लगेगा। नहीं, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके चेंजेस अपने इकोनॉमी में लाए थे। The privatization of agriculture in 1982 was now followed by the privatization of industries in 1998. तो मतलब जब 1982 में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ था, वो फॉलो किया गया था in 1998 by privatization of the industries. Trade barriers were now eliminated only in the CEZ. CEZ क्या है? Special Economic Zones, where the foreign investors could set up their enterprises. In China, the state played and continues to play a central role in setting up a market economy. तो चाइना में आप क्या देखते हो, पहले और आज के डेट में भी जो स्टेट होता है इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेटिंग अप अ मार्केट इकोनॉमी। जो एक आप बोल सकते हो फॉरेन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्रिएट होता है ना, उसके लिए एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हेल्प द चाइनीज इकोनॉमी टू ब्रेक फ्रॉम स्टैग्नेशन
तो मतलब आप कह सकते हो जो एक रुक सा गया था ना पूरा इकोनॉमी, उसको थोड़ा आगे बढ़ाना, उसको थोड़ा स्पीड अप करने को एक एलम जैसा काम, कैटलिस्ट आप बोल सकते हो, कैटलिस्ट जैसा काम किया था नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू अ रिमार्केबल राइज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड रूरल इनकम। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे ही हमारे एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज किया गया चाइना में, एक तरह से रिमार्केबल राइज देखा गया था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और रूरल इनकम्स में। हाई पर्सनल सेविंग्स इन द रूरल इकोनॉमी लेड टू एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द रूरल इंडस्ट्रीज। तो जैसे वहाँ के लोगों के पास पैसे आने लग गए, उन्होंने अपने गांव के इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, जिस कारण वहाँ के इंडस्ट्रीज़ भी ग्रो करने लगे। द चाइनीज़ इकोनॉमी इंक्लूडिंग बोथ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ग्रू एट अ फास्टर रेट। The new trading laws and the creation of special economic zones led to a phenomenal rise in the foreign trade. China now became the most important destination for foreign direct investment, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा FDI, anywhere in the world। तो मतलब दुनिया में जहाँ पे भी कोई फॉरेन कंपनीज या फॉरेन इंडस्ट्रीज एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में सोचती थी, उनके दिमाग में चाइना का नाम ही सबसे पहले आता था, बिकॉज दैट वॉज द बिगेस्ट नेम फॉर FDIs। It has large foreign exchange reserves and now allow it to make big investments in other countries. China's accession to the World Trade Organization in 2001 has been a further step in its opening to the outside world. तो जैसे उसका एक accession हो गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ 2001 में, ये एक तरह से उसकी जो ओपनिंग थी ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड इकोनॉमी में, ये एक तरह से एक नया स्टेप था, एक आगे का नेक्स्ट स्टेप था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि मतलब जो माओ थे पहले के टाइम पे, माओ का लिटिल रेड बुक चलता था चाइना में, जो मतलब आप कह सकते हो कम्युनिज्म और एक तरह से वो लोग कैपिटलिस्ट रजीम के खिलाफ थे, वो बहुत ज़्यादा सोवियत मॉडल में बिलीव रखते थे। उसके बाद अभी करंटली क्या है, हुज कैपिटलिस्ट रेड पावर टाई। तो मतलब ये टाइम क्या हुआ, इकोनॉमीज चेंज होने लगी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज चेंज होने लगी, और उन लोगों ने सोवियत आइडियोलॉजी और कम्युनिज्म को पीछे छोड़कर, माओ के आइडियोलॉजी को पीछे छोड़कर नए आइडियोलॉजीज को एक्सेप्ट किया, रियलिटीज़ को एक्सेप्ट किया, एंड दे ऑप्टेड फॉर कैपिटलिज्म विच हेल्प्ड देम टू ग्रो फर्दर। तो वही कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट करता है रेड बुक और आपके कैपिटलिज्म को रिप्रेजेंट करता है रेड पावर टाई। ये जो आप फोटो देख रहे हो, इसमें ना चाइना का आप ना दो मायने बनते हैं। चाइना का आप बोल सकते हो कि चाइना इज़ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड यूज़र ऑफ बाईसाइकिल्स इन दी होल वर्ल्ड। और दूसरी चीज़ है कि मतलब चाइना की जो साइकिल है, मतलब आप जो कह सकते हो अगर चाइना साइकिल है वो कंट्री, तो उसका जो फ्यूचर आगे बढ़ने का जो पहिए है ना, दोनों कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बलबूते चल रहे हैं। अगर एक भी पहिया बाहर निकल गया तो पूरे का पूरा चाइना का साइकिल, मतलब चाइना वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड इसमें एरा में गिर जाएगा। तो वही बात है कि उसको अभी अपने कम्युनिस्ट और अपने कैपिटलिस्ट दोनों आइडियोलॉजीज़ को एक साथ लेके चलना है, जिससे वो आगे सक्सीड कर सके। While the Chinese economy improved drastically, not everyone in China received the benefits of the reforms. तो मतलब ये जो रिफॉर्म्स है ना, ये एक तरह से बकेट से मग भर के जो पानी लेके हम नहाते हैं ना, ये वैसा ही रिफॉर्म्स था कि मतलब आप अपने सर पे पानी डालते हो, पर जब पानी नीचे गिरता है वो आपके पूरे बॉडी को नहीं भिगाता, आपके हाथ सूखे रह जाते हैं, आपके थोड़े बहुत पैर सूखे रह जाते हैं। यही बात है, अगर आप शावर लेके नहाओ तो आप एक बार में अपना पूरा बॉडी भिगा सकते हो। तो वही बात है, तो ये ऐसा ही रिफॉर्म था कि चाइनीज़ इकोनॉमी के रिफॉर्म्स एक तरह से पूरे चाइना को इन्फ्लुएंस नहीं किए। कुछ लोगों को इसका फायदा हुआ, कुछ लोगों को पता भी नहीं था कि पूरे देश में ऐसे कुछ रिफॉर्म्स आए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ नाउ रिजन इन चाइना विथ नियरली 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स। Female employment and conditions of work are as bad as in Europe of the 18th and 19th centuries. Environmental degradations and corruption have increased besides a rise in the economic inequality between rural and urban residents and also the coastal and inland provinces. However, when we see regionally and globally, China has become an economic power to reckon with. The integration of China's economy and the interdependencies that this has created has enabled China to have considerable influence with its trade partners. Hence, its outstanding issues with Japan, the US, ASEAN, and Russia have been tempered by economic considerations. It hopes to resolve its differences with Taiwan, which it regards as a renegade province,
by integrating it closely into its economy. Fears of China's rise have also been mitigated by its contributions to the stability of ASEAN economies after the 1997 financial crisis that ASEAN faced. तो चाइना के ना बोल सकते हो लैटिन अमेरिका में बहुत ज़्यादा आउटवर्ड लुकिंग आइडियोलॉजीज और पॉलिसीज थे, एंड अफ्रीका आर इंक्रीजिंगली प्रोजेक्टिंग इट एज अ ग्लोबल प्लेयर ऑन द साइड ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो मतलब चाइना ना एक तरह से ऐसे पॉलिसीज क्रिएट करता है आउटवर्ड लुकिंग टू हेल्प लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका। तो इनके जब हम लोग देखते हैं तो इससे हमको पता चलता है चाइना अपने आप को ऐसा इम्पोज करना चाहता है कि वो एक ग्लोबल प्लेयर है इन फॉर दी रिप्रेजेंटेशन साइड ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो मतलब जो भी सारी डेवलपिंग इकोनॉमी कंट्रीज है उन लोगों का जो आप बोल सकते हो फेस है वो फेस चाइना बनना चाहता है। इंडिया चाइना रिलेशंस। India and China were considered great powers in Asia before the advent of Western imperialism. China had considerable influence and control on the periphery of its border based on its unique tributary system. At different times in China's long history of dynastic rule, Mongolia, Korea, and parts of Indochina and the Tibet accepted China's authority. Various kingdoms and empires in India also extended their influence beyond their borders. जैसे कि आप अभी 2 मिनट पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि चाइना की भी मतलब वेरियस टाइम इन हिस्ट्री उसका इन्फ्लुएंस उसके पेरिफेरी में था, मतलब बॉर्डर्स के आसपास और उनके नेबरिंग एरियाज में था। वैसे ही इंडिया के भी कई राजत्व थे, मतलब आप बोल सकते हो राजत्व तो बंगाली में हो गया, कई सारे ऐसे बोल सकते हो कि किंगडम्स या डायनास्टीज थे जो इंडिया के बाहर अपने इन्फ्लुएंसेस रखते थे। इन बोथ केसेस दिस इन्फ्लुएंस वाज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल. However, the regions where India and China exercised influence rarely overlapped. तो ये जो मतलब दोनों जगह पे लोग अपना इन्फ्लुएंस दिखाते थे, आधिपत्य दिखाते थे, ये कभी भी बहुत रेयरली ओवरलैप होते थे. Thus there was limited political and cultural interaction between these two. मतलब इन दोनों के बीच में आप बोल सकते हो कि ज़्यादा तो एक कल्चरल इंटरेक्शन हो कि मतलब दो लोग मिले, उनकी बातें हो तो उनको कल्चर्स के बारे में पता चले, उनके सोसाइटीज़ के बारे में पता चले, ये बहुत कम ही होता था. और आप अगर बात करो पॉलिटिकल और वॉर वेज में आपका इंटरेक्शन, वो भी कभी नहीं होता था, बहुत लिमिटेड होते थे. द रिजल्ट वॉज दैट नाइदर कंट्री वॉज familiar with each other. In the 20th century, when both nations confronted each other, they had some difficulty evolving a foreign policy to deal with each other. तो मतलब अगर आप अभी देखोगे, आपको बांग्लादेश के साथ हमारे इंडिया की एक रिच हिस्ट्री है, तो हमें पता है उनको क्या ज़रूरत है. अगर हम लोग कभी एक डील साइन करें या ट्रीटी साइन करें तो हमें पता है कि व्हाट इज बांग्लादेश लुकिंग फॉर. पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा ही हाल है, बट चाइना के साथ कभी हम लोग ने इतने ज़्यादा ताल्लुकात रखे नहीं है, जिस कारण जब उनसे डील साइन करने की बात आए या ट्रीटी साइन करने की बात आए, इट्स अ कंप्लीट पजल. आपको पता नहीं आपको कौन सा स्टेप लेना और कौन सा नहीं. सो यही यहाँ पे बात हो रही थी. After India regained its independence from Britain and China expelled the foreign forces, there was a hope that both would come together to shape the future of the developing world and of Asia particularly. For a brief while, आप कह सकते हो कि जो हिंदी चीनी भाई भाई था ना, वो स्लोगन भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था. However, military conflict over the border dispute between the two countries marred that hope. मतलब ये जो आप हिंदी चीनी भाई भाई करते थे, अपने मिलिट्री कन्फ्लिक्ट जो होते थे, अक्साई चीन, डोकलाम स्टैंड ऑफ, ऐसे कई सारे डिस्प्यूट्स के कारण ना ये जो सारी सोच थी, ये आइडियोलॉजी थी ना, ये एक तरह से मर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है. Soon after independence, both states were now involved in differences arising from the Chinese takeover of Tibet in 1950 and the final settlement of the Sino-Indian border. China and India were involved in a border conflict in 1962 over competing territorial claims, principally in Arunachal Pradesh and in Aksai Chin region of the Ladakh. The conflict of 1962, in which India suffered military reserves, had long-term implications for Indo-China relations. Diplomatic relations between the two countries were now downgraded until the 1976. Thereafter, relations between the two countries began to evolve and improve slowly. After a change that China saw in its political leadership during the mid to late 1970s, China's policy now became more pragmatic and less ideological. तो मतलब वो लोग थोड़े ज़्यादा अभी जो आइडियोलॉजिकल रहते थे, हम लोग ये एक माइंडसेट से चलते थे, माइंडसेट और रहा नहीं, वो ज़्यादा के ज़्यादा सिचुएशन के ऊपर स्टेप्स लेने लगे. वो बहुत ज़्यादा
आप बोल सकते हो कॉमन सेंसिकल होने लगा, उनके आइडियोलॉजी से ज़्यादा थोड़ा कम हो गया, आइडियोलॉजिकल जो उनका इन्फ्लुएंस है थोड़ा कम हो गया, वो ज़्यादा प्रैग्मेटिक बन गए. So it was prepared to put off the settlement of contentious issues while improving relations with the India. A series of talks resolved the border disputes were now also initiated in 1981. तो ऐसे जो border disputes हुए थे इनको resolve करने के लिए series of talks start हुई. कब? 1981 में. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग पेड अ विजिट टू इंडिया इन 2019 और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चाइना को 2018 में विजिट किया था. तो ऐसे सीरीज ऑफ मीटिंग्स होने लगी थी तो मतलब ऐसे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि जिससे हम लोग अपने डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फेस बनते हैं और हम लोग अपने साउथ एशिया में एक फेस क्रिएट करके एक फेस बन जाए हमारे साउथ एशिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, और हमारे बीच के जो सारे मनमुटाव है उनको हम लोग रिजॉल्व कर सके, जो आजकल लगता है ऐसा कभी हो नहीं पाएगा. Since the end of the Cold War, there has been a significant changes in India and China relations. Their relations now have become strategic as well as an economic dimensions. तो मतलब इनके जो relations है ये भी टू फोल्ड हो गए, एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक हो गए और दूसरा ये लोग एक इकोनॉमिक हो गए. अब ना ये लोग पैसों की बात करते हैं और इनको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे भी इन्वॉल्वमेंट और रिलेशंस की ज़रूरत है. बट व्यू themselves as rising powers in global politics, and both would like to play a major role in the Asian economy and politics. Rajiv Gandhi's visit to China in December 1988 provided the impetus for an improvement in India-China relations. Since then, both governments have taken measures to contain conflict and maintain peace and tranquility on the borders. They have now signed agreements on cultural exchanges and cooperation in science and technology, and also opened 4 border posts for trade, with India and China trade growing at a 30% per year since 1999. A more positive perspective on relations with China has now emerged. Bilateral trade between India and China has now increased from $338 million in 1992 to more than $84 billion in 2017. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है ये कुछ 20 सालों में आपका ट्रेड, bilateral trade जो इंडिया और चाइना के बीच में होता था. More recently, both countries have agreed to cooperate with each other in areas that could otherwise create conflict between the two, such as the bidding for energy deals abroad. At the global level, India and China have adopted similar policies in international economic institutions like the World Trade Organization. तो मतलब ऐसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल फोरम्स में इंडिया और चाइना ने एक तरह से सेम पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किए हुए जिससे कि हम दोनों एक ही फ्रंट के फेस बने या फिर उनको दिखे. इंडियाज़ न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998, sometimes justified on the grounds of a threat from China, did not stop the greater interaction. तो इंडिया का जो हमने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, हमने इसको जस्टिफाई कैसे किया था कि भाई हमको चाइना से थ्रेट है. ये चीज़ सुनकर भी चाइना ने कभी हमारा ग्रेटर इंटरेक्शन जो होते थे उसमें कभी अड़चन आने नहीं दी. It is true that China was seen as contributing to the build-up of Pakistan's nuclear program. China's military relations with Bangladesh and Myanmar were also viewed as hostile to India's interest in South Asia. However, none of these issues is likely to lead to conflict between the two. One sign of this is that the talks to resolve the boundary question have continued without interruption, and the military-to-military cooperation is increasing nowadays. Indian and Chinese leaders and officials now visit Beijing and New Delhi with greater frequency, and both sides are now becoming far more familiar with each other. Increasing transportations and communication links, common economic interests, and global concerns should help establish a more positive and sound relationship between the two most populous countries in the world. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जापान के ऊपर एक शॉर्ट नोट दिया गया है और साउथ कोरिया के ऊपर एक शॉर्ट नोट दिया हुआ है. तो इन दो शॉर्ट नोट्स को आप अपने फ्री टाइम पे रीड कर सकते हो, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते नहीं हैं. सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर. अगर आप लोगों को मेरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन जानने के लिए या मिलने के लिए आप मेरे नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए और ऑल पे सेट कर दीजिए. इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.
Adios.